हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं मिशन 2 वाले सर आप सभी का स्वागत करते हैं इस यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। तो आज हम कक्षा 10 का, जी हाँ, क्लास 10 के विज्ञान साइंस के मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 ऑब्जेक्टिव सवालों को इस वीडियो में करवाने वाले हैं, जो आपके होने वाली परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चे। इसमें आप लोगों को विज्ञान के हम 30 सवालों को करवाएंगे जो कि मोस्ट रिपीटेड है, VVI है। आपके ये जो सवाल लिए गए हैं आपके PYQ मॉडल पेपर से लिया गया है। तो आपके एग्जाम के लिए यहाँ से सवाल जरूर एग्जाम में बनने वाले हैं, तो आप पूरे क्वेश्चन को देखेंगे और फटाफट हम बहुत ही फास्ट तरीके से ये 30 सवालों को करवा लेंगे, तो आप सभी प्रश्नों को अच्छे से रिवीजन कर लें। मैं बच्चों इसमें आप लोगों को पता होगा कि सेम जो इसका पैटर्न रहने वाला है इस बार, वो सेम पिछले बार की तरह ही रहने वाला है। यानी कि 1 से लेकर 30 तक आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा और 31 से लेकर 52 तक आपका सब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में आपके 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, जिसमें से एक आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसमें एक ऑप्शन को आपको टिक करना है और 31 से लेकर 52 तक का सवाल आपको अपने शब्दों में याद करके उत्तर को देना है। तो आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चे। इस वीडियो में हम आप लोगों को 30 सवालों को करवा देंगे, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव होगा। और इसके बाद का जो वीडियो आएगा उसमें आपके सब्जेक्टिव सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, सारे क्वेश्चन को हम आपको करवा देंगे। ठीक है, तो चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेंगे, जैसे ही नई वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। तो आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चे और सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं। देखिए, इसका जो सबसे पहला सवाल है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और आपके कई बार एग्जाम में यह सवाल पूछा भी गया है, क्या है? समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ठीक है, तो 0, अनंत, 25 सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर, है ना। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर? इंग्लिश वाले क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन को ध्यान देंगे। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ अ प्लेन मिरर, यानी समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है मेरे बच्चे, वो होता है अनंत। क्या होता है? अनंत होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, है ना, अनंत यानी इन्फिनिटिव। आगे बढ़ते हैं दूसरा नंबर सवाल पे। क्या दिया हुआ है? किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा वास्तविक, उल्टा और समान आकार का प्रतिबिंब बनता है, तो वस्तु की स्थिति क्या है? ठीक है, तो किसी वस्तु का अवतल दर्पण में उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है, रियल बनता है, रियल इमेज, उल्टा बनता है और समान साइज का बनता है। तो हम वस्तु को कहां पर रखेंगे? तो देखो, यहां पे होता है एक इस तरीके से अवतल दर्पण, है ना, ये अवतल दर्पण हो गया। बीच में एक लाइन होता है जिसको हम लोग मुख्य अक्ष कहते हैं। यहां पे आपका P होता है, पोल, और यहाँ पे आपका F होता है जिसको फोकस दूरी कहते हैं, और यहाँ पे वक्रता त्रिज्या C से हम डिनोट करते हैं। अब हम वस्तु को कहाँ पे रखें? F पे रखें या C पर रखें या C और F के बीच में रखें? कहाँ पर रखें कि जो फिगर बनेगा वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और समान साइज का बनेगा? तो मेरे बच्चे, हम आपको कई बार बता चुके, ये क्वेश्चन को हम पहले भी करवाएं कि इस वस्तु को हम C पर रखेंगे। जब हम वस्तु को अवतल दर्पण के सामने C पर रखेंगे तो जो फिगर बनेगा इसका क्या बनेगा? समान साइज का बनेगा, उल्टा बनेगा, यहां पर बनेगा, ठीक है, उल्टा बनेगा, यहां P से होते हुए जाएगा, तो ये आपका उल्टा बनेगा, समान साइज का बनेगा और वास्तविक बनेगा। ठीक है, तो इसमें कौन सा इसका राइट उत्तर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर C पर। C पर कहां पर है? हाँ देखिए, ये आपका C वाले ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C, है ना, ABC। तो यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ हो गया था, तो C पर इसका राइट उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में किसमें प्रकाश सबसे तेज गति से चलता है ना? इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज लाइट ट्रेवल द फास्टेस्ट? ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे प्रकाश की चाल सबसे तेज चलता है, सबसे तेज गति से चलता है ना? तो तेल में, पानी में, वायु में, कागज में, है ना। तो ये आपका बच्चों सबसे जो प्रकाश की तेज चलती है, सबसे ज्यादा जिसमें प्रकाश की चाल चलती है, वो आपका वायु में चलता है। तो ऑप्शन नंबर C राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। एक लेंस की क्षमता -4 है, तो फोकस दूरी क्या होगी? यानी लेंस की क्षमता आपका दे रखा है -4, है ना, कितना दिया हुआ? -4। आपको फोकस दूरी निकालना है, जो F का बराबर फॉर्मूला होता है 1/P होता है। अब यहाँ पे 1 और P का मान कितना दिया हुआ? -4 यहाँ पे हम लिख दिए। उसके बाद अगर हम इसको डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? छोटा है ऊपर तो 0 लग जाएगा यहाँ पर, और 0 के बाद हम पॉइंट देंगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8, 2 बचा होगा, 4 पचे 20, कितना हो जाएगा? 0.25। माइनस है तो माइनस लग जाएगा, तो -0.25 मीटर इसका उत्तर हो जाएगा मेरे बच्चे। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट हो जाएगा, है ना। अब देखो, यहाँ पे 4 की जगह 8 लिख दे तो नहीं बना पाओगे? बोले जी सर, गुरुजी बना लेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप कॉन्सेप्ट को समझो मेरे बच्चे, ठीक है। मैं जो एक्स्ट्रा चीज भी बताता हूँ वो भी आपको समझने का प्रयास करना है। देखो, मैं क्वेश्चन तो एक करवाऊंगा यहाँ पर, ठीक है, जितने क्वेश्चन उतना करवाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा चीज हम आपको सिखा देंगे, जिससे आपको इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो आप उसे छोड़ोगे नहीं, है ना। आइए 5वां नंबर में
क्या है? मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या कारण है? मानव नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तन जो होता है, चेंजेस होता है, उसका क्या कारण है? व्हाट इज द कॉज ऑफ द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ अ ह्यूमन आई, है ना। तो मानव नेत्र की फोकस दूरी में जो चेंजेस होता है उसका क्या कारण है? कॉर्निया, आइरिस, सिलियरी मांसपेशिया, पुतली। तो इसका जो परिवर्तन का जो कारण है मेरे बच्चे, ये आपका सिलियरी मांसपेशिया है ना, सिलियरी मसल्स। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। एक सवाल और बनता है यहाँ से जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव नेत्र में मानव का जो फिगर बनता है, प्रतिबिंब बनता है, वो कहाँ पर बनता है? तो याद रखिएगा वो रेटिना पर बनता है ना। मानव में कहाँ बनता है? मानव के आँख में, तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, वो भी आप याद रखेंगे। खैर बता देंगे, आप लोग हमारे चैनल पर बने रहेंगे, है ना, सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेंगे, है ना। इसके बाद जो भी वीडियो आएगा तो आपके पास, और आप लोग बने रहेंगे तो मैं सारा चीज़ आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा बच्चे, सारा चीज़ आपका प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या दिया है? दूरदृष्टि दोष को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया, मोतियाबिंद, प्रेस बायोपिया, ठीक है। तो दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो दृष्टि दोष क्या होता है सबसे पहले वो जानो, ठीक है। दूरदृष्टि दोष जो होता है क्या होता है? दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं साफ देख पाता है, वो दूर की वस्तु में वो साफ देख पाता है, लेकिन निकट की वस्तु में वो साफ नहीं देख पाता है, तो उसको हम लोग दूरदृष्टि दोष कहते हैं। और इसको हम लोग हाइपरमेट्रोपिया के नाम से भी जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। दूरदृष्टि दोष को हम लोग हाइपरमेट्रोपिया के नाम से जानते हैं। और दूरदृष्टि में क्या होता है? दूर की वस्तुएं साफ देख पाते हैं, निकट की वस्तुएं साफ नहीं देख पाते हैं। चलो आगे देखते हैं हम लोग। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? काफी लॉलीपॉप सवाल है मेरे बच्चे, ठीक है। ये सवाल तो आप लोग कर ही लोगे। क्या होगा इसका उत्तर? प्रतिरोध का एसआई मात्रक, है ना, द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस। तो इसका राइट उत्तर हो जाएगा ओम, ठीक है। प्रतिरोध का जो एसआई मात्रक होता है ओम होता है, और ओम का साइन ऐसा होता है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट, टंगस्टन का उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? तो टंगस्टन का उपयोग, टंगस्टन जो धातु है इसका किस में उपयोग किया जाता है? धातु निष्कर्षण में, बिजली के बल्ब में, कुचालक में, वस्त्र निर्माण में। तो टंगस्टन का जो उपयोग होता है मेरे बच्चे, ये बिजली के बल्ब में उपयोग होता है। बोले कैसे सर? आप लोग बल्ब व्हाइट वाला खरीदे हो? व्हाइट वाला मतलब व्हाइट वाला बोलते हैं, पीला वाला, जिसमें आपका फिलिप्स वगैरह हो गया, कृष्णा, कौन कौन सा बल्ब आता है। तो यहाँ पे फिलामेंट लगा हुआ रहता है जो जलता है, एकदम पतला सा तार होता है जो झड़ जाता है, उसके बाद जलना बंद हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीज कर गया, है ना। तो ये जो तार होता है यही जलता है, और ये टंगस्टन धातु होता है, और इसका गलनांक काफ़ी ज़्यादा होता है मेरे बच्चे। इसका गलनांक बहुत ही जल्दी नहीं गलता है, इसमें कितना गर्म करेंगे तब जाके गलेगा वो, ठीक है। तो ये इसका गलनांक भी बहुत ज़्यादा होता है, और ये जो टंगस्टन का उपयोग होता है बिजली के बल्ब में होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है, तो कहाँ से निकलती है? दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से, चुंबकीय केंद्र से, इनमें से कोई नहीं। तो ये चुंबकीय क्षेत्र निकलती है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव से, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ। तो कहाँ से निकलती है? तो उत्तरी ध्रुव। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, नॉर्थ पोल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा हमारे लिए ऊर्जा का परम स्रोत है? देखो सबसे अच्छा स्रोत का बात कर रहे हैं बच्चों, ऊर्जा का। ऊर्जा तो हम लोग बहुत जगह से निर्माण करते हैं, पवन ऊर्जा हम लोग निर्माण करते हैं, सौर ऊर्जा करते हैं हम लोग, परमाणु ऊर्जा करते हैं हम लोग, और वाटर ऊर्जा, हम लोग पानी से भी ऊर्जा निर्माण करते हैं। फिर और कहाँ से? एलपीजी से, सीएनजी से, बहुत जगह से ऊर्जा का निर्माण ऊर्जा लेते हैं हम लोग, है ना। ऊर्जा का स्रोत है ये सारी चीज़ें। लेकिन सबसे अच्छा स्रोत का बात कर रहा है, सबसे परम स्रोत, तो एलपीजी नहीं भैया, एलपीजी भी कोई ना कोई टाइम में खत्म हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा भी नहीं होगा। सौर ऊर्जा जो है मेरे बच्चे, ये सबसे अच्छा स्रोत है ना। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक हम लोग रहेंगे, है ना। तो जब तक सूरज रहेगा तब तक इस ऊर्जा का निर्माण होते रहेगा, और ये सबसे अच्छा स्रोत है। यानी कि एक बार में कई जगहों पर इस ऊर्जा का निर्माण किया जा सकता है। जहां जहां धूप पड़ रहा है, हम अपना घर में भी, तुम्हारा घर में भी, उसका घर में भी, पड़ोसी का घर में भी, सब जगह इस ऊर्जा का निर्माण हम लोग कर सकते हैं। सोलर प्लेट कौन कौन देखा मेरे बच्चे? ये सोलर प्लेट से ही क्या होता है? सौर ऊर्जा का निर्माण। और सरकार इस पे बहुत ही ज़्यादा ध्यान भी दे रही है आजकल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये ना कोई पॉल्यूशन करता है, ना ध्वनि उत्पन्न करता है, ना गंदगी उत्पन्न करता है। तो ये अच्छा स्रोत है, सबसे अच्छा स्रोत सौर ऊर्जा, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ये सी इसका राइट हो जाएगा। बाकी एलपीजी कोई टाइम में खत्म हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा भी एक टाइम में खत्म हो जाएगा, सीएनजी भी एक टाइम में खत्म हो जाएगा, लेकिन सौर ऊर्जा जब तक सूरज रहेगा तब तक हम लोग रहेंगे, तब तक ऊर्जा का निर्माण होता रहेगा। रासायनिक समीकरणों हम किस नियम के कारण संतुलित करते हैं? तो रासायनिक जो समीकरण होता है बच्चों, जैसे कि आप लोग समीकरण बनाते हो H2+O2, और इस तरीके से H2O का निर्माण करता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये साइड आपको उत्पाद हो जाता है, इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? उत्पाद, और ये साइड बोलते हैं अभिकारक। तो उत्पाद के साइड की परमाणु संख्या और अभिकारक की साइड की परमाणु संख्या को हम लोग बराबर करते हैं, संतुलित करते हैं। तो ये किस नियम किससे करते हैं हम लोग? तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है?
है? तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि ना परमाणु का सृजन होता है ना परमाणु का विनाश होता है ना, इसलिए यहाँ पे परमाणुओं को दोनों साइड बराबर रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पे। फेरस और कॉपर सल्फेट है ना, दोनों को अभिक्रिया करवाया गया तो कॉपर और फेरस सल्फेट बन गया। ये किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शा रहा है? तो मेरे बच्चे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर फेरस और कॉपर सल्फेट, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का दोस्ती था, ठीक है, ये दोनों क्या था, इन दोनों का चक्कर चल रहा था कॉपर सल्फेट का। फेरस थोड़ा सा हैंडसम बंदा था, कॉपर से थोड़ा ज़्यादा हैंडसम था ये, ठीक है, हैंडसम बंदा था, और सल्फेट और कॉपर के साथ अभी चक्कर था। तो अब क्या हुआ, जब दोनों अभी भिड़ंत हुआ, जब दोनों मिला आपस में, तो क्या हुआ, फेरस को जब देखी ये सल्फेट जब देखी तो बोले अरे फेरस तो कॉपर वो मस्त है, तो क्या है, फेरस के साथ ये पैचअप कर ली भाई, ये दोनों, इन दोनों का सेटिंग हो गया, और कॉपर को बोले निकल ले तू, अब तेरा काम खत्म है ना, इसका काट दिए, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है मेरे बच्चे, तो यहाँ पे यही चीज होता है कि जो ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है वो कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करती है, अपने जलीय विलयन से विस्थापित कर देती है ना। तो यहाँ पे जो ज्यादा अभिक्रियाशील है, मतलब जो ज्यादा हैंडसम है, वो कम हैंडसम को क्या कर देता है, इससे हटा देता है और अपने सेटिंग कर लेता है ना। तो यहाँ पे इसका कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ पे विस्थापित कर रहा है ना, क्या हो रहा है, विस्थापित कर रहा है, तो विस्थापन की अभिक्रिया हो जाएगा, है ना। जो विस्थापन अभिक्रिया में आप लोग को लिखवाए भी थे, हम आप लोग को जब हम एप्लीकेशन पे पढ़ा रहे थे, पता है ना, कितने लोग एप्लीकेशन पे हमारे जुड़े हुए हैं, कितने लोग हमारा एप्लीकेशन में जुड़े हुए मेरे बच्चे। एप्लीकेशन में नहीं जुड़े हैं तो एप्लीकेशन, हमारा एप्लीकेशन का लिंक है मिशन टू वाले सर, है ना, एप्लीकेशन का जो नाम है मिशन टू वाले सर, एक बार जरूर डाउनलोड कर लेंगे, है ना। उसमें भी आप लोग को बहुत सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह मिलते रहती हैं, साथ ही साथ अभी क्लासेस भी आप लोग का बहुत सारा करवा दिया गया था। अगर जिनको दिक्कत है तो आप जाकर वहाँ पर ज्वाइन करके आप क्लासेस को देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है। बाकी देखना ना देखना आपकी बात है, क्योंकि मेहनत, आप एग्ज़ाम किसको देना है, एग्ज़ाम हमको देना है कि आपको देना है, आपको देना है, तो आप समझिए, है ना। वैसे आपको तैयारी करवाएंगे, क्योंकि मिशन टू आपके सपनों को सपोर्ट करता है मेरे बच्चे, तो आप टेंशन मत लो, ठीक है। तैयारी एकदम फुल तरीके से होगा, आपको यूट्यूब पर भी करवाया जाएगा, सभी जगह पर करवाया जाएगा। आगे देखते हैं लोग नेक्स्ट सवाल पे। H+ आयन की सांद्रता किस पदार्थ में सबसे अधिक होगी, ठीक है। तो जठर रस, नींबू रस, शुद्ध जल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो देखो H+ आयन जो होता है ना, ये अम्ल में होता है। सबसे पहले ये तो ऑप्शन कट जाएगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, क्षारक है, ठीक है। शुद्ध जल भी आपका कट जाएगा, तो ये दो ऑप्शन आ गया, जठर रस और नींबू रस, यही दो ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो H+ आयन जो सबसे ज़्यादा उसमें होगा जिसका pH मान कम होगा, जिसका pH मान क्या होगा, सबसे कम होगा। तो जठर रस का pH मान होता है 1.2 और नींबू का रस का pH मान होता है 2.2। तो बताइए इसमें से किस में H+ आयन ज़्यादा होगा, तो इसमें होगा, है ना। क्यों, क्योंकि इसका pH मान कम है, याद रखिए। इसमें ज़्यादा अम्लीयता है, तो ज़्यादा अम्लीयता है तो इसमें H+ आयन की सांद्रता ज़्यादा होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पे हम लोग। इंग्लिश वाले इंग्लिश क्वेश्चन भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या है, पदार्थ ए, बी, सी तथा डी का pH मान क्रमशः 5, 8, 10, 13 दिया, उपरोक्त में से कौन अम्ल है। देखिए ए का pH मान 5 दिया हुआ है, बी का pH मान 8 दिया हुआ है, सी का pH मान 10 दिया हुआ है और डी का मान 13 दिया हुआ है। तो इसमें से अम्ल पूछ रहा है। तो मेरे बच्चे आप लोग को हम एक pH स्केल के बारे में बताए थे, क्या बताए थे, pH स्केल के बारे में। pH स्केल आप लोग को बताए थे जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे। तो pH स्केल में क्या होता है, 0 से लेकर 14 तक की गिनती लिखी रहती है। कितना तक, 0 से 14 तक, बीच में होता है 7, और 7 से कम में जिसका भी pH मान होता है, जिस भी वस्तु का, जिस भी पदार्थ का pH मान होता है 7 से कम, वो होता है अम्ल। क्या होता है, वो अम्ल। और 7 से जो ज़्यादा जिसका pH मान होता है वो होता है क्षारक, ठीक है। और जो 7 के बराबर होता है वो होता है आपका उदासीन। क्या होता है, उदासीन, याद रखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अम्ल पूछ रहा है मेरे बच्चे, तो अम्ल 7 से कम, यहाँ पे देखेंगे 7 से कम कौन है, तो 5 है सर। तो 5 कौन वाला, ए है, तो ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अम्ल कौन है, ए है। और क्षारक अगर बात करें तो ये 8, 10, 13, ये तीनों का तीनों क्या है, क्षारक। क्यों, क्योंकि ये 7 से अधिक है इसका pH मान। आगे देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से किस लवण का उपयोग सोडा अम्ल अग्निशामक में किया जाता है, ठीक है। तो अग्निशामक यानी जो आग बुझाने वाला होता है बच्चों, उसमें किया जाता है। तो किसका किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा, है ना, याद रखिएगा, उसका किया जाता है। आगे देखते हैं लोग, निम्नलिखित में से कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड का बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है मेरे बच्चे, ये क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं मेरे बच्चे नेक्स्ट सवाल, दिए गए तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कौन उत्कृष्ट गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ पे पूछ रहा है। तो मेरे बच्चे आपको पता होना चाहिए कि उत्कृष्ट गैस कौन कौन सा होता है और उत्कृष्ट गैस कैसे पहचाना जाता है। तो देखिए जिसका भी
जिसका भी पीएच बोलते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो लास्ट वाला कक्षा में अगर पूरा फुलफिल है वो, तो वो हमारा उत्कृष्ट गैस होगा। जैसे आप लोग को पता है कि हीलियम एक होता है, एक होता है आपका नियॉन होता है उत्कृष्ट गैस, और एक होता है आर्गन। तीनों आप लोग याद रखिएगा। हीलियम का जो परमाणु संख्या होता है 2 होता है, और इसको अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2 है ना। और आपको पता है कि पहला घर में 2 ही भर जाता है, जब 2 ही भर जाता है तो ये आपका उत्कृष्ट गैस हो गया। दूसरा बात आपका नियॉन जो होता है आपका, इसका पीएच मान 10 होता है, और 10 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 2 और 8 है ना। तो 2 पहला घर भर गया और दूसरा घर में भी 8 भर गया। इसके बाद जो भी आएगा वो तीसरा घर में चला जाएगा। तो ये भी पूरा लास्ट वाला घर क्या है, पूरा फुलफिल है। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका उत्कृष्ट गैस हो जाएगा। आर्गन भी आपका उत्कृष्ट गैस में आ जाएगा, जो कि इसका पीएच मान 18 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हम 2, 8 और 8 हो जाएगा, है ना। तो देखिए इसका भी लास्ट वाला कक्षा में क्या है, पूरा फुलफिल है, ठीक है, पूरा भरा हुआ है। तो इसका मतलब ये तीनों क्या है, उत्कृष्ट गैस है। तो अब देख लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा। तो एक है लास्ट में, नहीं होगा, 7 नहीं 8। देखिए 2 और 8 ये आपका नियॉन का दिया हुआ है। नियॉन क्या है, ये उत्कृष्ट गैस है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पे। निम्नलिखित में से कौन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है यहाँ पर। तो देखिए एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एल्केन वाला समूह आता है, और असंतृप्त में जो होता है वो उसमें आता है एल्कीन आता है एक, और एक होता है एल्काइन। ये 2 समूह आपका किस में आता है, असंतृप्त में आता है। अच्छा एल्काइन, तो 2 समूह आता है। और एल्कीन का जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n, क्या होता है CnH2n, याद रखेंगे। और एल्काइन का जो होता है वो होता है CnH2n और -2 होता है। अरे भाई लिखाया नहीं, रुको मैं फिर से लिखता हूँ इसको, CnH2n और -2, ठीक है। ये आपका क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और संतृप्त में जो होता है आपका एल्केन का होता है। किसका होता है, एल्केन। और एल्केन का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n और +2 होता है। तो तीनों को आप याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि डायरेक्ट एग्जाम में आता है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्काइन का सामान्य सूत्र याद रखेगा, है ना। कि एल्केन जो होता है केन एन वाला जो होता है इसमें +2 लग जाता है, और एल्कीन में जो होता है ना -2 ना +2 होता है, इसमें सिंपल होता है CnH2n, और इसमें जो एल्काइन होता है लास्ट वाला समूह उसमें -2 होता है। तो इतना आप याद रखिएगा। अब यहाँ पे आपको असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है, तो असंतृप्त में क्या क्या आ जाएगा, एल्कीन और एल्काइन। अब देखना है एल्कीन और एल्काइन कौन सा है। तो अगर हम पहला वाला देखें तो ये एल्केन समूह का मेरे बच्चे। कैसे, देखो C1 है अगर तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, और नहीं सॉरी C1 है अगर तो 1 को 2 से गुना करेंगे और +2 हो जाएगा, तो 2 1 2 2 4 हो जाएगा। तो ये आपका एल्केन वाला समूह हो गया। उसके बाद अगर हम इसमें बात करें बी वाले में, तो ये भी आपका एल्केन समूह, क्यों, क्योंकि देखिए C2 है, और उसके बाद क्या था H2n, ठीक है। तो 2 और n कितना है, 2, तो 2 दूनी 4 और 2 6, ठीक है। तो देखो 2 दूनी 4 और 2 6, मतलब डबल का 2 ज़्यादा हो रहेगा, तो ये एल्केन वाले समूह में हो जाएगा। अब देखिए ये आपका जो एल्काइन वाला समूह में है, कैसे, देखो C2H2, ये आप देखिए एल्काइन वाला समूह में, जैसे कि एल्काइन वाला हम क्या बताए थे, CnH2n -2, यही था ना। अब देखो इस पर बैठाते हैं हम, C2n का मान कितना है, जो कार्बन की जो जितना परमाणु संख्या होता है वही आपका n होता है, तो 2 हो गया। और H2 और n का मान कितना हो जाएगा, तो वही 2 और -2, देखो तो करके, तो C2 2 दूनी 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 बचेगा। देखो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये किस में मैच हो रहा है, तो ये आपका एल्केन में मैच हो रहा है, ठीक है। और ये किसका सूत्र है, आपका शुरू में मेथेन होता है ना, एथेन शुरू में होता है ना, ये आपका एथाइन का सूत्र है ना, एथाइन का। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो क्या है HCHO, अरे भाई बहुत ही अच्छा लॉलीपॉप सवाल पूछ दिया। ये CHO कौन सा प्रक्रियात्मक समूह है, मैं सभी का बता देता हूं, आप लोग याद रख लेना। CHO जो है ना, ये आपका एल्डिहाइड का है। किसका है, एल्डिहाइड का। तो इसमें ऑप्शन नंबर C इसका राइट रहेगा। एल्कोहल जो होता है मेरे बच्चे, इसका जो लास्ट में अगर OH लगा रहे तो आपका एल्कोहल समूह हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, CHO। और कीटोन में जो होता है CO होता है लगा लास्ट में, ठीक है। एल्डिहाइड में होता है CHO लास्ट में लगा होता है, देखो CHO है ना। और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अगर किसी भी कोई भी अगर समीकरण दिया हुआ है COOH अगर लास्ट में दिया हुआ है तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो जाएगा, ठीक है। तो चारों को आपको स्क्रीनशॉट ले लो कि इस तरीके से अगर कोई भी रहता है तो आप याद रखेंगे। चलो वैसे चैप्टर पढ़ा दिए थे, उसमें बहुत अच्छे से समझा दिए थे आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। क्या है, दिए गए तत्वों में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या लिथियम के बराबर है। देखो लिथियम जो होता है मेरे बच्चे, ये इसका परमाणु संख्या 2 है, ठीक है। तो लास्ट में कितना है इसका, 2 ही है ना, नहीं सॉरी 3 है ना जी, लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम तो 3 नंबर पे है, तो 3 है। इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करें तो कितना हो जाएगा, 2 और 1 हो जाएगा।
अब देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन में से देखें अगर हम, तो पोटेशियम जो है बच्चे ये आपका पोटेशियम यानी के जो है आपका 19 नंबर पे आता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो लास्ट में आपका जो होगा इसका संयोजी जो होगा लास्ट में 1 हो जाएगा। देखो 2 8 8 2 10 18 और 1 19 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो लास्ट में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, बाकी आप मिला लेंगे तो किसी में नहीं आएगा। लास्ट में 1 1 आ गया, यही इसका क्या है लिथियम के बराबर है पोटेशियम का संयोजकता। आगे देखते हैं अमीबा किस प्रकार की पोषण करता है। तो अमीबा जो मेरे बच्चे ये किस प्रकार का पोषण करता है, तो ये करता है आपका प्राणी समभोजी पोषण। किस प्रकार का करता है, प्राणी समभोजी पोषण करता है। और ये अमीबा जो है बच्चों ये किस प्रकार की मतलब क्या बोलते हैं उसको, कैसा जीव है, एक कोशिकीय जीव है या बहुकोशिकीय जीव है, ये आप हमें कमेंट करके बताएंगे। आगे बढ़ते हैं। श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का पाइरूवेट का विखंडन कहाँ होता है। तो कोशिका द्रव में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हमारी पेशी में, इष्ट में। तो श्वसन प्रक्रम में ग्लूकोज का पाइरूवेट का जो विखंडन होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग बच्चे ये ऊर्जा का घर भी हम लोग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऊर्जा का घर या फिर बिजली घर कहते हैं। इसको याद रखिएगा, ऊर्जा घर या बिजली घर भी इसको हम लोग कहते हैं। और एक चीज आप लोग कमेंट करके बताना कि आत्महत्या की थैली कैसे कहा जाता है। 9th क्लास का वो फेमस क्वेश्चन था और आपके एग्जाम 10th में भी फायदा हो सकता है यहाँ से। तो आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे। क्या है इधर, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करता है। तो कौन करता है बच्चे, वृद्धि हार्मोन, इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का थायरोक्सिन। थायरोक्सिन क्या करता है, हमारे शरीर की वृद्धि के उपापचय का नियमन करता है। आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। मानव में सभी अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है। अनैच्छिक क्रिया का नियंत्रण कौन करता है, प्रमस्तिष्क या फिर मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, मेडुला। तो मेरे बच्चे अनैच्छिक क्रिया में कौन कौन सी क्रिया आ जाएगी, जैसे कि दिल की धड़कन है ना, क्या होता है, दिल की धड़कन। दिल की धड़कन जो होता है मेरे बच्चे ये क्या होता है, अनैच्छिक क्रिया। कैसे, क्योंकि दिल की धड़कन जो होता है ये ऑटोमेटिक धड़कता है। अगर किसी को देख ले तो भाई धड़केगा, अरे जब से तुमको देखे ना तो दिल धड़कने लगा है, ठीक है। तो ये दिल के धड़कन को हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अनैच्छिक क्रिया उसको कहते हैं जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। तो दिल का धड़कना, आप एग्जाम में बैठे तो दिल धड़कना स्टार्ट हो गया, आप थोड़ा स्टेज पे चले गए तो दिल का धड़कना स्टार्ट हो गया। क्या आप उसको कंट्रोल कर पाते हो, नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो ये अनैच्छिक क्रिया ऑटोमेटिक हो जाता है, ठीक है। तो ये इसका नियंत्रण कौन करता है, हमारा दिमाग करता है। कौन करता है आखिर इसका नियंत्रण, दिल का धड़कन हो गया, सांस लेना हो गया। क्या सांस लेना को कंट्रोल कर सकते हैं भाई, फिर क्या हो सकता है यहाँ पर, छींक आना, इस तरीके का जितना भी हो जाएगा अनैच्छिक क्रिया, ये जो आपका हो जाएगा किसका नियंत्रण, मेडुला करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर। क्या है दिया हुआ यहाँ पे कि दिए गए चित्र किस प्रकार का जनन को प्रदर्शित कर रहा है। भाई यहाँ पे चित्र दिया गया है, देख लीजिए, है ना। तो ये किस प्रकार के जनन को प्रदर्शित कर रहा है, विखंडन, खंडन, पुनरुद्भवन, मुकुलन। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का पुनरुद्भवन, है ना। याद रखिएगा पुनरुद्भवन क्या होता है, जिसमें से क्या होता है, एक होता है ना, और इससे फिर 3 बन जाता है, फिर इससे भी 3 3 3 3 इस तरीके से क्या होता है, बढ़ते जाता है। तो ये पुनरुद्भवन हो जाएगा, ठीक है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, मनुष्य में निषेचन कहाँ होता है। भैया निषेचन कहाँ होता है, फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है ना। वेयर डज फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन ह्यूमंस, कहाँ पे होता है, अंडवाहिका में, शुक्रवाहिका में, गर्भाशय में, योनि में। तो निषेचन जो होता है मेरे बच्चे ये कहाँ पर होता है, तो ये आपका अंडवाहिका में होता है। याद रखेंगे, अंडवाहिका में क्या होता है, निषेचन होता है, याद रखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। अंडवाहिका की क्या है, ये क्या बोलते हैं उसको, नर है या नर का पार्ट है या फिर मादा का पार्ट है। तो ये मादा का पार्ट है। देखिए मादा और नर वाला में इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। और ये आपका नर का है, गर्भाशय मादा का है, योनि मादा का है, ये आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल, किसी जीव को कोई गुण प्रभावित होता है। तो कोई गुण प्रभावित होता है, तो केवल पिता के डीएनए से नहीं, केवल माता के डीएनए से नहीं, माता पिता दोनों के डीएनए से। जी हाँ, माता पिता दोनों के डीएनए से क्या होता है, गुणों में प्रभावित होता है, जिसको आनुवांशिकता कहते हैं कि उसकी मम्मी के जैसा वो हो गया, उसके पापा के जैसा उसका नाक है, उसका मुंह है, उसके मम्मी के जैसा उसकी आदत है ना। तो इस तरीके का डीएनए जो गुण प्रभावित होता है ये दोनों से होता है। आगे देखते हैं हम लोग, नाभिकीय विद्युत संयंत्र शक्ति संयंत्र किस प्रक्रिया से ऊर्जा मुक्त करती है। तो किससे करती है मेरे बच्चे, तो ये करती है आपका नाभिकीय विखंडन से करती है। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। हरे पौधे की पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है। तो कितना % करती है, 10, 100, 1 या 10, 100 या 0.1। तो इसका जो राइट उत्तर हो जाएगा आप लोग का क्या हो जाएगा, 1%,
है ना। हरे पौधे पत्तियां प्राप्त होने वाले सौर ऊर्जा कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करने में खर्च करती है, तो 1% करती है। अब लास्ट सवाल है मेरे बच्चे, और इस लास्ट सवाल से पहले अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे और बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेंगे, जैसे ही हमारा नई वीडियो आती है तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। मेरे बच्चे, आपकी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से करवाई जाए हमारे चैनल पे, तो चैनल पे आपको बने रहना है। हमारे व्हाट्सअप चैनल में भी आप लोग जुड़ जाएंगे, हमारा इंस्टाग्राम में भी जुड़ जाएंगे, हमारा टेलीग्राम में भी जुड़ जाएंगे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग करना पर्यावरण के लिए सबसे अधिक लाभदायक होगा, तो थर्माकोल का डिस्पोजल का कप का उपयोग करना ना, ये हमारे पर्यावरण के लाभदायक नहीं। प्लास्टिक तो यूज ही नहीं करना है भाई। मिट्टी के डिस्पोजल का कप का और कागज के डिस्पोजल का कप का। अगर इसमें देखें मेरे बच्चों तो इसमें से दोनों ऑप्शन में से कौन सा सटीक उत्तर होगा ये बताओ, क्योंकि दोनों ऑप्शन इसमें सही लग रहा है मुझे, ठीक है। किसका उपयोग हमारे पर्यावरण के लिए कौन जो है अधिक लाभदायक होगा, कौन सा, मिट्टी का वो डिस्पोजल उपयोग करने से या फिर कागज के डिस्पोजल उपयोग करने से, बताइए। ये आप लोग हमें बताएंगे कौन सा सही होगा इसमें, ठीक है। मेरे अनुसार इसमें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, बाकी आप लोग अपना अनुसार बताओ कि कौन सा होगा। चलिए, तो ये था मेरे बच्चे आप लोग का 30 सवाल। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा, देखो शेयर करने में कंजूसी नहीं करेंगे मेरे बच्चे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को आप लोग पहुँचाएंगे। आपके जितने भी स्कूल ग्रुप हैं, जितने भी आपके ट्यूशन ग्रुप हैं, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, आप सभी को शेयर कर दें। देखिए जितना ज़्यादा इसमें दिखाओगे बच्चे, अपना एक्टिविटी दिखाओगे, अपना एक्टिवनेस दिखाओगे, तो उतना ज़्यादा आप लोग को वीडियो हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा। चलिए फिर आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।